आज हमारा टॉपिक है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स एंड आर्ट्स ऑफ इंडस वैली। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो लर्न किया था वो हमने आर्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने लिम्स ऑफ आर्ट्स, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स को लर्न किया था। आज मैं 11th क्लास के लिए ही क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए मैं यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट चिल्ड्रन, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताती हूँ कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर में उस टाइम पीरियड को लर्न करेंगे जब मनुष्य गुफाओं में रहता था और वहां पर किस तरीके का जीवन जीता था, किस तरीके का खाना खाता था, किस तरीके की आर्ट बनाता था। क्योंकि हम पेंटिंग सब्जेक्ट को लर्न कर रहे हैं, तो इसमें वही सारी चीजें कि किस प्रकार से कम्युनिकेशन हुआ बाय आर्ट, तो हम इन सब चीजों को लर्न करेंगे। कैसे प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से लेकर और आज का मानव डेवलप्ड हुआ, कैसे कैसे मनुष्य की एक्टिविटीज हुई, प्री हिस्टोरिक टाइम्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, कहाँ कहाँ पर हमें ये रॉक पेंटिंग्स देखने का मिली, हम इन सब चीजों को इस चैप्टर में लर्न करेंगे। साथ साथ हम कुछ एक केव आर्ट को लर्न करेंगे और उसके साथ साथ वहां पर बनी कुछ केव पेंटिंग्स को लर्न करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करती हूँ मैं। फर्स्ट चिल्ड्रन, हियर इज प्री हिस्टोरिक। नाउ द वर्ड प्री हिस्टोरिक refers to that part of history when paper and written word had not yet been discovered. लाइक प्री-हिस्टोरिक पीरियड उस टाइम पीरियड को बोला जाता है जब हमारे पास इसके लिए कोई रिटन दस्तावेज नहीं थे, यानी हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं था। इसके लिए मनुष्य कम्युनिकेट जब करता था तो उसको वो आर्ट के थ्रू कम्युनिकेट करता था। कहने का मतलब ये है, जब मनुष्य के मुंह में भाषा नहीं थी, जब मनुष्य बोल नहीं पाता था, उस टाइम पीरियड में मनुष्य कम्युनिकेट कैसे करता था? वो अपनी बात को समझाने के लिए कुछ साइन और आर्ट का यूज करता था ताकि वो अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सके। सो प्री हिस्टोरिक का मीनिंग है जब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था और हमारे पास कोई रिटन वर्ड नहीं था। मनुष्य, मैंने जैसे आपको बताया, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए पेंट और स्क्रिबल ऑन द वॉल्स ऑफ देयर लिविंग स्पेसेस, यानी जहां पर वो रहता था वो अपनी जो केव वॉल्स थी उन्हीं को यूज करता था कम्युनिकेट करने के लिए, जिन पर वो ड्राइंग बनाता था। वो एज देयर कैनवस, जैसे हम कैनवस पर काम करते हैं, सेम एज मनुष्य उस समय केव वॉल को यूज करता था। ये एक वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक बात है कि आज इन पेंटिंग्स को जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये पेंटिंग्स कितने साल पुरानी है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल निकली। किस प्रकार के टूल्स, किस प्रकार की पॉटरी एंड किस प्रकार की लाइफ स्टाइल थी उस केव मैन की। ये केव हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है ये लगभग 2000 5000 25,000 ईयर्स एगो की बात है। कहने का मतलब ये है, अगर हम प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग को लर्न करते हैं तो ये लगभग 25,000 साल पुराना है। 25,000 साल पहले मनुष्य का जो जीवन था वो पूरी तरह से आदिवासी के रूप में था। मनुष्य घने जंगलों के अंदर रहता था और हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे। वैलीज यानी किनारे, पानी के किनारे जहां पर वैलीज हैं, नियर स्ट्रीम्स और बाय रिवर्स एंड पूल्स, यानी जहां पर पानी उनको मिलता था उस जगह पर वो रहते थे। वो बहुत सारी ऐसी ग्रासेस खाते थे, फ्रूट्स लेते थे, वेजिटेबल्स लेते थे और साथ साथ बड़े बड़े एनिमल्स को मारते थे अपना खाना खाने के लिए, यानी अपनी भूख मिटाने के लिए वो जानवरों का शिकार करते थे। With this kind of life, when did man start creating the works of art? इस प्रकार की लाइफ में कब मनुष्य का जीवन एक आर्ट के लिए शुरू हुआ? What forced him to do so? किसने उसको फोर्स किया ये सब करने के लिए?
व्हाट डिड दीज अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ आर्ट लुक लाइक? किस टाइप की पुराने वर्क्स देखने को मिलते हैं? हिस्ट्री ऑफ आर्ट सीक्स आंसर टू दीज क्वेश्चन। तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट हम पेंटिंग सब्जेक्ट में इसी को लर्न करते हैं, तो हमारे इन सारे क्वेश्चंस का जवाब इसमें देखने के लिए मिलेगा। Prehistoric man wanted to fulfill his daily needs like food, clothing and safety from big beast, heat, rain and other natural disaster. कहने का मतलब है मनुष्य उस समय अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए गुफाओं के अंदर रहता था, और गुफाओं की उसकी जो डेली गुफाओं में जो रहता था वो उसकी अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करता था। उसकी डेली नीड्स क्या थी? खाना, कपड़ा और अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये उसकी बेसिक नीड्स थी। तो वो बड़े बड़े जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए वो गुफाओं में रहना उसने शुरू कर दिया था। वो बहुत वीक था। टू फाइट टू नेचुरल डिसास्टर, यानी प्रकृति आपदा से अपने आप को बचाने के लिए वो असमर्थ था। उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी और उसे बहुत मुश्किल होती थी बड़े बड़े जानवरों से लड़ना। इसके लिए उसने कुछ तरीके सोचे ताकि वो उस नेचर में सरवाइव कर सके। तो उसने कुछ ऐसे मैजिक तरीके सोचे टू गेट इनफ स्ट्रेंथ टू किल द बिग बीस्ट एंड टू प्लीज नेचर, कि इन बड़े बड़े जानवरों को मार भी दिया जाए और वो खुश भी रह सके। फॉर दिस पर्पज ही मेड अ फ्यू ड्रॉइंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स विद वुड, स्टोन एंड मड। उसने अपनी बात को समझाने के लिए कह लो या दूसरों तक कम्युनिकेट, अपनी बात को समझाने के लिए ही हम इस बात को कहेंगे यहाँ पर, तो वो कुछ चीजों को यूज करता था जैसे लकड़ी, पत्थर और मिट्टी। said some prayers and went to the jungles to hunt. उसने बताया some prayers यानी जो hunters होते थे, शिकारी होते थे, and went to the jungle to hunt, यानी उसने ये अपने जो शिकारी होते थे उनको बताया जिनका वो शिकार करना चाहता था, और वो जंगल में शिकार करने के लिए गया। ये बातें उसने बताई है किसके थ्रू? ड्राइंग के थ्रू। दिस काइंड ऑफ मैजिक रिचुअल पुट्स लाइट्स ऑन मैन्स साइको टू प्लीज द सुप्रीम कंट्रोलिंग पावर एंड द बिगनिंग ऑफ आर्ट फॉर होली पर्पज एज वेल। कहते हैं इस प्रकार की जो मैजिक रिचुअल्स पुट्स हैं, जो हमें मैजिक देखने को मिलता है, जिस प्रकार की आर्ट हमें वॉल्स पर देखने को मिलती है, ये उस समय के मनुष्य की साइको के बारे में बताते हैं कि मनुष्य क्या सोचता था अपने आप को सुप्रीम रखने के लिए, या फिर कहें कि अपने आप को जीवित रखने के लिए या सरवाइव करने के लिए उस एटमॉस्फेयर। Human produced their first work of art during the Upper Paleolithic period, Aurignacian period, for लगभग 45,000 BC, 35,000 BC. Human produced their first work. मनुष्य ने अपना अगर फर्स्ट आर्ट वर्क की बात करें तो लगभग 45,000 लगभग इतने साल पहले उसने अपने काम को शुरू कर दिया था। लाइक ये उतने साल पहले की बातें हैं। द अर्लीस्ट इमेजेस मेड were a series of random lines or grooves made by dragging the fingers. मनुष्य के ये सारी जो आर्ट है वो कुछ लाइंस के थ्रू दिखाई गई है और कुछ उसने अपनी फिंगर से उन वॉल्स पे निशान बनाए हुए हैं। Later on, engraving with some tools along the soft layer of clay on the walls was added on. बाद में यही जो एनग्रेविंग हुई टूल्स के साथ, ये सॉफ्ट लेयर ऑफ क्ले ऑन द वॉल्स वाज एडेड ऑन, यानी सॉफ्ट क्ले को उसने बाद में यूज किया। सब्जेक्ट क्या होता था मनुष्य का? द सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडेड सिंप्लीफाइड, यानी अगर हम उस सब्जेक्ट को देखें तो वो इसको बिल्कुल सिंपल बना देता है कि मनुष्य ने अपने फिंगर से किस प्रकार से ड्राइंग बनाई, डे बाय डे उसकी एक्टिविटीज कैसे होती थी, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को उसने डिस्क्राइब किया। लाइक हमें मनुष्य उस समय क्या सोचता था, हमें वो सब देखने के लिए मिलता है। हम इस प्री हिस्टोरिक आर्ट पीरियड को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पीरियड आता है हमारा अपर पालियोलिथिक पीरियड। अपर पालियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल। पाषाण काल से मतलब है पत्थरों का युग, यानी सबसे पुराने समय के पूरा पाषाण काल, पत्थरों के युग के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको करने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि पूरा पाषाण काल या प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स को ढूंढा किसने था? भारत के अंदर। और ये कहाँ कहाँ मिली थी? भारत के अंदर इन प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स को
आर्कियोलॉजिस्ट कॉर्ले ने ढूंढा था सबसे पहले। उसके बाद कुछ और आर्कियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इसको ढूंढा, जैसे कि हमारे एंडरसन थे, घोष थे, मित्रा थे। ऐसे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इन साइट्स को ढूंढा जहां पर हमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स देखने को मिली। और ये उन्होंने ढूंढा कब? लगभग 1867-68 के आसपास। उस समय उन्होंने इन रॉक पेंटिंग्स को ढूंढा था। ठीक है, उसके साथ हमें कहां कहां ये प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट देखने को मिली? भारत में हमें ये ज्यादातर भारत के सब कॉन्टिनेंट एरियाज में देखने को मिली, लाइक उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ऐसे हमारे कुछ साइट्स थी भारत में जहां पर हमें रॉक पेंटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिली। सबसे ज्यादा पेंटिंग्स जो हमें देखने को मिली वो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ऐसी जगह पर देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर मैं अब आपको प्री हिस्टोरिक रॉक पीरियड्स को 7 पीरियड्स में कैसे ये ग्रेजुअली डेवलप्ड हुआ, अब मैं उसको आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। पहला हमारा पीरियड नंबर 1 है अपर पालियोलिथिक। अपर पालियोलिथिक का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पुरा पाषाण काल। इस पीरियड में किस प्रकार की ड्राइंग्स होती थी, कैसे कलर्स यूज किए जाते थे, इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में हमें सीखने को या देखने को मिलती है। देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर आर लाइंस ड्राइंग्स ऑफ ह्यूज फिगर्स ऑफ एनिमल्स। यानी इसमें हमें ह्यूज फिगर्स ऑफ एनिमल यानी एनिमल्स की जो पिक्चर्स बनाई गई थी वो ह्यूज साइज में थी, सच एज बाइसन, टाइगर एंड रिनोसेरस। कौन से एनिमल मिले? बाइसन, टाइगर एंड रिनोसेरस। कौन से कलर में मिले? इन ग्रीन एंड डार्क रेड। तो कहने का मतलब है पूरा पाषाण काल में ग्रीन और रेड कलर का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ था। A few are in wash, but mostly they are filled with geometrical pattern. कह रहे हैं क्योंकि नेचुरल डिजास्टर हुए बारिश की वजह से वहां पर वो पेंटिंग्स कुछ वॉश आउट हो गई, लेकिन आज भी कुछ पेंटिंग्स हैं वहां पर बनी हुई जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में बनी हुई है। सो नाउ सेकेंड पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में क्या चेंजेस आए, यानी मनुष्य का मस्तिष्क और ज्यादा डेवलप्ड हुआ। द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ पेंटिंग्स, यहाँ पर हमें पेंटिंग्स तो ज्यादा मात्रा में मिली, यानी पेंटिंग्स की क्वांटिटी तो हमें बहुत मिली इस पीरियड से, लेकिन ये पेंटिंग्स जो थी वो कुछ छोटे साइज में थी अगर हम कंपेयर करें पालियोलिथिक पीरियड से, अपर पालियोलिथिक पीरियड से, जहां पे लिखा हुआ है कि कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, द स्टाइलाइज्ड फिगर्स इन दिस ग्रुप शो लिनियर डेकोरेशन ऑन द बॉडी। यानी जो पिक्चर्स बनाई जाती थी उन पे लीनियर डेकोरेशन यानी लाइनिंग वर्क देखने को मिलता था उनकी बॉडी पर। एनिमल, ह्यूमन फिगर्स एंड हंटिंग सीन डोमिनेट एज सब्जेक्ट्स। यानी सब्जेक्ट क्या होता था? एनिमल्स होते थे, ह्यूमन फिगर्स होते थे और हंटिंग सीन्स होते थे इस टाइम पीरियड में। कौन से टाइम पीरियड में? मेसोलिथिक में। There is also a depiction of love for animals, probably the beginning of their domestication and conservation. वो कहता है इस टाइम मनुष्य को इतनी समझ आ चुकी थी कि वो डोमेस्टिक एनिमल्स यानी एनिमल से मिलने वाला जो फायदा था उसके लिए वो उनको यूज करना शुरू कर दिया था। लाइक जैसे आज के जीवन में भी हम गाय भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनसे कुछ लेते हैं, बेनिफिट करते हैं, तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। तो उस समय मनुष्य को इतनी समझ आ चुकी थी, कौन से पीरियड में? मेसोलिथिक पीरियड में। और फ्यू एनग्रेविंग ऑफ एनिमल्स और आल्सो फाउंड। यहाँ पे कुछ एनिमल्स की फिगर को एनग्रेव यानी उकारा भी गया है। तो मेसोलिथिक पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए वो आप डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन टू अपर पालियोलिथिक पीरियड एंड मेसोलिथिक पीरियड। नाउ पीरियड नंबर 3, चाल्कोलिथिक और कॉपर एज। चाल्कोलिथिक पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए? कॉमन थीम्स इन चाल्कोलिथिक ceramics and rock paintings are cross hatched square and grids, pottery and metal tools are also known. यानी इसमें चाल्कोलिथिक पीरियड में क्या चेंजेस हुए? पेंटिंग्स तो जैसे बन रही थी वो तो ग्रेजुअली डेवलप्ड हो ही रही थी, तो वो कह रहा है और क्या मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था उस वक्त? सैरेमिक का इस्तेमाल होने लगा था। मनुष्य को मिट्टी से पॉटरी करनी आ गई थी। उस समय चीजों का आदान प्रदान, गुड्स को एक्सचेंज करने का टाइम आ चुका था। यहाँ पर वो स्क्वायर ज्योमेट्रिकल शेप्स को काफी अच्छे से समझ सका था, तो उस टाइम पीरियड में मनुष्य को पॉटरी कर दिया। अब नाउ पीरियड नंबर 4 एंड पीरियड नंबर 5,
यानी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड को दो नाम दिए गए, पीरियड नंबर 4 एंड पीरियड नंबर 5. अर्ली हिस्टोरिक. The figure of this group have a schematic and decorative style and are painted mainly in red, white and yellow. Now children, remember, when you learnt about Upper Paleolithic period, there were the colors like green and red. But now I am talking about early historic period. Early historic period में what are the changes we get here? So now look here, which colors a caveman used here, like red, white and yellow. रेड कलर तो अपर पालियोलिथिक में भी था, लेकिन यहाँ पे दो कलर और ऐड हो गए, व्हाइट एंड येलो. पेंटिंग्स को डेकोरेटिव स्टाइल में बनाया जाने लगा, स्कीमेटिक हो गई, यानी स्कीम के साथ हो गई, अपनी बात को कम्युनिकेट करना मनुष्य को आ चुका. हियर वी सी द डिपिक्शन ऑफ रिलीजियस सिंबल, यानी मनुष्य को धर्म से रिलेटेड साइन बनाने आ गए. फिगर्स ऑफ यक्स, ट्रीज, गॉड एंड मैजिकल स्काई चैरॉइड्स विद राइडर्स वियरिंग ट्यूनिक लाइक ड्रेसेस. मनुष्य को भगवान को मानना, भगवान की मूर्ति बनाना, भगवान की आर्ट बनाना, वो सब चीजें मनुष्य को इस टाइम पीरियड में आ गया. साथ साथ में हवाई घोड़े, उन सबको चित्रित करना आ गया. लाइक उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ गई. मैजिक तो वो तभी करेगा ना जब उसके अंदर इमेजिनेशन होगी, तो उसके अंदर वो इमेजिनेशन पावर ग्रेजुअली डेवलप्ड हो रही थी. उसके बाद देखिए पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7, मेडिवियल पीरियड. मेडिवियल पीरियड में मनुष्य ने क्या लर्न किया? सो नाउ पेंटिंग्स इन मेडिवियल एरा द वर्क आर ज्योमेट्रिकल, लिनियर एंड मोर स्कीमेटिक. यानी ऊपर आपने पढ़ा था अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में स्कीमेटिक थी, डेकोरेटिव थी. यहाँ पर ज्योमेट्रिकल, लिनियर है एंड मोर स्कीमेटिक, यानी और ज्यादा स्कीमेटिक हो गई. बट देयर आर रफ इन देयर आर्टिस्टिक स्टाइल. लेकिन अगर हम आर्टिस्टिक स्टाइल की सेंस से अगर हम उसको लर्न करना शुरू करें तो वो काफी रफ थी अपने आप में. The first ever discovery of rock cave painting was made in India in 1867-68 by an archaeologist. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले रॉक केव पेंटिंग को डिस्कवरी भारत में आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबाल्ड कॉर्ले ने की थी और 1867-68 में किया था इसको डिस्कवर्ड. दिस डिस्कवरी was 12 years before the discovery of Altamira in Spain. यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ भारत में ही केव पेंटिंग्स नहीं मिली थी, दूसरे देशों में भी हमें केव पेंटिंग्स देखने को मिली थी. जैसे स्पेन में अल्तामीरा गुफाएं मिली थी, फ्रांस में लास्को गुफाएं मिली थी. तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पर हमें ये पेंटिंग्स देखने को मिली थी. 12 साल बाद से पहले ही भारत में ये पेंटिंग्स का डिस्कवर्ड हुआ था. उसके बाद अल्तामीरा स्पेन, लास्को की जो गुफाएं हैं वो फ्रांस में मिली थी. तो ऐसे कुछ जगह थी. लेटर अ लार्ज नंबर ऑफ साइट्स वर unearthed by Indians and foreign archaeologists in a joint efforts. यानी भारत के और दूसरे देशों के आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर कुछ और अनदर साइट्स भी खोजी. These sites were found in several districts like होशंगाबाद, पंचमढ़ी इन मध्य प्रदेश. ये होशंगाबाद और पंचमढ़ी ये दोनों ही मध्य प्रदेश के अंदर है और काफी ज्यादा दूरी नहीं है. मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, बिहार अंडर द कैमूर रेंज, रायगढ़ इन छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, रायचूर इन कर्नाटका, कुमाऊं हिल्स इन उत्तराखंड. यानी यहाँ इन सब जगह में हमें इन साइट्स पर हमें रॉक केव पेंटिंग्स देखने को मिली. यस स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम एक केव आर्ट को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे. तो यहाँ पर ये भीमबेटका आपको दिखाई दे रहा है. भीमबेटका केव का नाम है, कुछ केव्स का नाम है और ये जगह के नाम की वजह से प्रसिद्ध हुई. लाइक ये जगह का नाम है भीमबेटका और इसी नाम से ये केव्स प्रसिद्ध हुई, भीमबेटका. ये भीमबेटका जो केव्स हैं इसको किसने डिस्कवर्ड किया, यहाँ पर हमें किस प्रकार की आर्ट देखने को मिली, किस प्रकार के कलर्स यूज हुए, किस प्रकार के मटेरियल्स यूज हुए और ये कब शुरू हुआ, कब देखने को मिला, ये सब बातें हम इसमें लर्न करेंगे. तो सबसे पहले भीमबेटका. द केव्स ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड इन 1957-58. देखिए
स्टूडेंट्स, लर्न करने का सीधा सीधा एक तरीका है। इससे पहले आपने जो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, कॉर्ले के बारे में सुना था, तो मैंने बताया था भारत में जब आर्कियोलॉजिस्ट कॉर्ले ने रॉक आर्ट को डिस्कवर्ड किया था तब वो था 1867-68। सो लुक एट हियर, यहाँ पर 1957-58 लिखा हुआ है, लाइक 90 इयर्स आफ्टर लगभग। तो कुछ ऐसे इतने सालों बाद वहां पर भीमबेटका केव्स को ढूंढा गया, डिस्कवर्ड किया गया 1957-58 बाय अ ब्रेव आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु वांकनकर। ये डॉक्टर विष्णु वांकनकर आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इनको भीमबेटका केव्स को ढूंढा। भीमबेटका इज अ नेचुरल आर्ट गैलरी एंड एन आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेजर। ये आर्कियोलॉजिस्ट के लिए खजाना था, बिकॉज यहाँ पर हमें बहुत सारी गुफाएं देखने को मिली, लगभग 800 केव्स हमने यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर 500 caves are here. Those are painted and rest of the caves are not painted. Spread in miles, these caves trace the footstep of the prehistoric man from as early as about 15,000 years ago. अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो पेंटिंग्स मिली वो पेंटिंग्स कितने साल पुरानी है, तो लगभग 15,000 साल पुरानी। These magnificent paintings can be seen even on the ceiling of the rock shelter located at great height. मनुष्य जहां ऐसी गुफाओं में रहता था जहां पर उसकी छत बहुत ऊंची ऊंची होती थी, वहां पर भी हमें पेंटिंग्स देखने को मिली। These caves remained covered with dense forest and vegetation that protected these rocks painted from the natural calamities. यानी ये गुफाएं में जो इन गुफाओं में जो पेंटिंग्स बनी थी वो नेचुरल डिजास्टर से इसलिए बच गई क्योंकि वहां पर घना जंगल था, पेड़ पौधों से ढकी हुई थी वो गुफाएं, जिसकी वजह से बारिश का पानी वहां पर जल्दी से संपर्क में नहीं आया, रोशनी बहुत जल्दी से, सूरज की रोशनी वहां पर नहीं पड़ी, जिसकी वजह से वो पेंटिंग्स बहुत जल्दी से खराब नहीं हुई। अब उसके बाद हम इसकी बात करेंगे लोकेशन की, वेयर इट इज लोकेटेड। भीमबेटका केव्स जो लोकेटेड है वो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रास्ते में होशंगाबाद पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये उस एरियाज में 10 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। यानी भीमबेटका केव्स कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के भोपाल राज्य, यानी भोपाल जो कैपिटल है इसकी, उसके पास होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, यानी होशंगाबाद में भी ये 10 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये गुफाएं फैली हुई हैं। इट हैज अबाउट 800 रॉक शेल्टर्स एंड आउट ऑफ विच 500 हैव पेंटिंग्स। यानी बाकी के जो 800 रॉक शेल्टर्स हैं ये तो रॉक शेल्टर्स है, लेकिन इनमें से कुछ 500 पेंटिंग्स हैं। अब कहता है मेन मटेरियल क्या क्या यूज हुआ, इसमें किस प्रकार के पेंट्स को यूज किया गया। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, बट मैं अभी चैप्टर को बीच में छोड़ नहीं पाऊंगी, तो अभी प्लीज थोड़ा सा समझ लीजिएगा इस चीज को। तो सबसे पहले हमने इसमें भीमबेटका केव्स में मटेरियल किस प्रकार का यूज किया। मटेरियल जो हमने इसमें यूज किया वो इसमें हमने रॉक्स एंड मिनरल्स को यूज किया, यानी जो हमें धरती से कलर्स मिले या धरती से जो भी हमें चीजें मिली उन चीजों को हमने इसमें मिनरल्स को यूज किया। कौन से मिनरल्स थे? लाइक मैंगनीज हो गया, हेमेटाइट हो गया एंड वुडन कोल हो गया। अब जो मीनिंग है हेमेटाइट, हेमेटाइट कलर है एक जिससे हमें रेड कलर मिला था। वुडन कोल यानी चारकोल, कोयले को जलाया जाता था, जब खाना पकाते थे वो लकड़ी जलाते थे तो उस लकड़ी को जलाने के बाद जो कोयला बच जाता था उससे वो पेंटिंग करते थे। दे गॉट रेड फ्रॉम हेमेटाइट नॉन एज गेरू इन इंडिया। भारत में उसे गेरू के नाम से जाना जाता है। हम अपनी पूजा में भी यूज करते हैं गेरू। बहुत से बच्चों के घरों में जब हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो हम दीवारों पर एक पूजा करते हैं, दीवारों पर आर्ट बनाते हैं, तो हम उसमें गेरू का यूज करते हैं। द ग्रीन केम फ्रॉम अ ग्रीन वेराइटी ऑफ अ स्टोन कॉल्ड कालसेटनी। यानी कलसेडनी ये एक स्टोन है कलसेडनी का नाम का, ये ग्रीन कलर हमें वहां से मिला है। व्हाइट माइट हैव बीन मेड आउट ऑफ लाइमस्टोन, चूना पत्थर से हमें व्हाइट कलर मिला, एंड ब्लैक फ्रॉम वुडन चारकोल। यानी ये चीजें आपको लर्न करनी चाहिए कि रेड कलर हमें हेमेटाइट से मिला, ग्रीन कलर हमें कैलसेडनी से मिला, लाइमस्टोन से हमें व्हाइट कलर मिला और चारकोल से हमें, वुडन चारकोल से हमें ब्लैक कलर। द रॉक ऑफ मिनरल्स वाज फर्स्ट ग्राउंड इनटू पाउडर। अब इसको मटेरियल मेथड बताया कि कैसे कलर्स बनाते थे। सबसे पहले पत्थर, जो मिनरल से पत्थर मिलते थे, जो रॉक ऑफ मिनरल्स होते थे, मिनरल्स होते थे जो धरती से प्राप्त होते थे, सबसे पहले उनको कूटा जाता था, लाइक उनको बारीक पाउडर के रूप में बनाया जाता था।
उसके बाद उनको पानी के साथ या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस के साथ मिलाया जाता था जो चिपकने वाला, तो उसमें वो एनिमल्स फैट को यूज करते थे, ठीक है, या फिर पेड़ों की छाल को यूज करते थे। कुछ पेड़ों से गोंद प्राप्त होती है, तो पेड़ों की जो छाल होती है वो उसको चिपचिपा पदार्थ बनाती है, जिसकी वजह से वो यूज करते थे। और ब्रश बनाने के लिए वो प्लांट फाइबर्स को यूज करते थे। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि भीमबेटका केव्स में या प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में मनुष्य किस प्रकार के मटेरियल को यूज करता था अपनी पेंटिंग्स को बनाने के लिए, तब आपका आंसर क्या होगा, यही होगा कि आप वो मिनरल्स, रॉक मिनरल्स को यूज करता था, पाउडर बनाता था उन मिनरल्स का, उसके बाद उसके अंदर कुछ स्टिकी सब्सटेंस इंक्लूड करता था और उसके बाद अपने कलर्स को तैयार करके वो पेंट करता था, ठीक है। Amazing, these colors have survived thousands of years of adverse weather condition. यानी मौसम के खराब होने के कारण भी वो पेंटिंग्स खराब नहीं हुई बिकॉज ऑफ द कलर्स, यानी वो जो कलर्स थे वो आज भी जीवित है, आज भी सही है, बिल्कुल सही उसमें। ये देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल अच्छी सी स्टोरी है, आपने महाभारत देखी है तो वहां पर आपने भीम को देखा था, तो जैसे भीम के नाम से ही कहते हैं ये पांडवा यहाँ पर आकर रहे थे, इसकी वजह से ये भीमबेटका के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या था, थोड़ा सा ही रह जाता है। आप इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ते हैं? भीमबेटका caves are painted mainly in red and white, यानी which colors are were used at that time? Red, white, with occasional use of green, orange, red, ochre, purple, brown, black, yellow, यानी ये कलर्स भी यूज हुए। अपर पालियोलिथिक पीरियड में आपने रेड एंड ग्रीन यूज किए थे, उसके बाद आपके कलर्स और थोड़े चेंज हुए, यानी येलो आया, रेड आया और व्हाइट आया। और आप यहाँ पर देखिए भीमबेटका केव्स में यानी 15,000 साल पहले कौन से पेंटिंग्स आए, कौन से कलर्स आए, वो इस टाइप के कलर्स आए। थीम्स आर टेकन फ्रॉम द एवरीडे इवेंट्स, यानी मनुष्य जो डेली जीवन में जो भी एक्टिविटीज करता था उन्हीं को पेंटेड किया जाता था। सीन कैसे होते थे, थीम क्या होती थी पेंटिंग्स की? हंटिंग सीन होते थे, डांस करते हुए होते थे, हॉर्स एंड एलिफेंट राइडर्स होते थे, एनिमल फाइट्स होती थी, हनी कलेक्शन होता था, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज होता था, मास्क एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी इस टाइप की पेंटिंग्स या इस टाइप की आर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी। कुछ और अलग अलग एनिमल्स जो हमें आज नहीं देखने को मिलते, जैसे बाइसन, तो बाइसन, टाइगर, रिनोसेरस, वाइल्ड बोर, एलिफेंट, मंकीज, एंटीलोप्स, लिजार्ड, पीकॉक एक्सेट्रा, इस टाइप के एनिमल्स भी हमें वहां पर देखने को मिले जो वहां पर उन दीवारों पर चित्रित किए गए थे। पॉपुलर रिलीजियस एंड रिचुअल सिंबल्स ऑल्सो ऑकर फ्रीक्वेंटली। पॉपुलर रिलीजियस सिंबल्स यानी धार्मिक चिन्ह यहाँ पर भी देखने को मिले, सिंबल्स मिले, रीति रिवाज वाले जो पुरानी परंपराएं चलती आते हैं उनके हिसाब से हमें कुछ सिंबल्स भी मिले। भीमबेटका पेंटिंग portray live records of the development of from linear representation to more evolved shapes and forms. भीमबेटका पेंटिंग्स को देखने के बाद हमें रियलाइज हो जाता है, हमें पता चलता है कि मनुष्य का मस्तिष्क किस प्रकार से डेवलप हुआ और लिनियर रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ उसका मनुष्य का जीवन कहाँ कहाँ गया, फॉर्म्स एंड शेप, यानी फॉर्म और शेप मैंने आपको बताया हुआ है, फॉर्म और शेप में क्या डिफरेंट होता है, तो वो सब चीजें यहाँ पर आप समझ सकते हैं। प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग आर सिमिलर to those found in Matopos in Zimbabwe, Altamira in Spain. प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो हम इनको सिमिलर बता सकते हैं, जैसे स्पेन में अल्तामीरा गुफाएं, वहां पर भी कुछ इसी प्रकार की केव आर्ट देखने को मिली। मैंने बताया था फ्रांस में लास्को गुफाएं, वहां भी। तो द सिंप्लिसिटी, डायरेक्टनेस, vitality of primitive paintings have inspired some of the greatest more artists of the world. संसार के मनुष्य यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा आपको समझाया गया है कि जो गुफाओं में रहने वाला व्यक्ति था, जो गुफाओं में पेंटिंग्स करता था, हैव इंस्पायर्ड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट, वो इंस्पायर्ड करता है आज के आर्टिस्ट के लिए भी, संसार भर के कितने सारे आर्टिस्ट को आज भी इंस्पायर करता है। सो स्टूडेंट्स, अब इसकी 2 पेंटिंग्स और रहती हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्क्राइब करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी स्टडी या मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और साथ साथ अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या आप कुछ बात बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्लासेस लेना कैसा लग रहा है। लाइक डिसलाइक ये आपकी मर्जी है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं या डिसलाइक,
बट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियोस कितनी हेल्पफुल हो रही हैं। थैंक यू सो मच।